हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो जैसा कि हम सभी खंड दा के प्रश्नों को हल कर रहे थे और इसमें हम सब ने प्रश्न संख्या 4 के पांचों प्रश्न कर लिए थे और पांचवें में का वाला कर लिए थे। छठे को हमने शुरू किया था पिछले वीडियो में। चूंकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो गया था, इसलिए हमने कहा कि इसको एक और पार्ट बना लेते हैं, उसमें हल कर लेंगे। तो देखिए, खंड दा के प्रश्न संख्या 5 का खा वाला प्रश्न चित्र में आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न लिखा है, एफ फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस वस्तु तथा पर्दे के बीच कहीं रखा है। ये वस्तु है और ये पर्दा है, इसके बीच में कहीं ये लेंस रखा है। और फिर कहा है, पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी x है। वस्तु और पर्दे के बीच की पूरी दूरी x है। क्योंकि लेंस बीच में है तो लेंस से वस्तु की दूरी u होगी और लेंस से पर्दे की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी b होगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो u प्लस बी के बराबर होगी। यहाँ हमने u प्लस बी ना लिख करके माड u इसलिए लिखा है क्योंकि व्यवहारिक रूप में जब हम आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे तो u के चिन्ह को निगेटिव रखते हैं, लेकिन यहाँ दूरी की बात है इसलिए हमने मॉडुलस रख रखा है। अभी हटा देंगे, लेकिन जब u को सॉल्व करते समय कहीं रखेंगे तो उसका चिन्ह हम माइनस लगा लेंगे। आगे इन्होंने कहा है, यदि लेंस का आवर्धन यम हो तो सिद्ध कीजिए f इज इक्वल टू एम एक्स डिवाइड बाई एम प्लस वन का होल स्क्वायर। तो हल करते हैं इसको तेजी से। देखिए, u प्लस v की वैल्यू x है और आवर्धन m इज इक्वल टू सूत्र होता है v अपान u। ये लेंस है, ध्यान रहे ये लेंस है। अगर ये दर्पण होता तो दर्पण के लिए यम का सूत्र होता है माइनस v बाई यू। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, ऐसे बीच बीच में हम बता देते हैं, वो काम आएंगे आपके। तो पक्षांतर कर लीजिए तो u की वैल्यू मिल जाएगी आपको, सॉरी b की वैल्यू आपको मिल जाएगी यम इंटू यू। ये वैल्यू उठा के पहले इक्वेशन में रख दीजिए तो मिलेगा u। अभी यहाँ हम मॉडुलस हटा ले रहे हैं, बाद में भी हम माइनस का चिन्ह रख लेंगे। u प्लस v की जगह पर रख देंगे यम इंटू यू इज इक्वल टू यक्स। आप देख पा रहे होंगे u कॉमन हो जाएगा, तो u ज्यों ही कॉमन करेंगे तो यहां से बचा 1 प्लस यम इंटू 1 प्लस यम इक्वल टू यक्स। और u की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी x अपान 1 प्लस यम। ये u की वैल्यू है कि ये माड u की वैल्यू है। ध्यान रहे, अभी जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो u की जगह पर माइनस ऑफ x अपान 1 प्लस यम रखेंगे। ये ध्यान रहे, ये ध्यान रहे। एक बार इतना हल कर देख लीजिए आप, सरल प्रश्न है। अब ये जो u की वैल्यू हमने प्राप्त की है, इस u की वैल्यू को, मॉडुलस u की वैल्यू को हम यहां रखेंगे और यहां से v की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो v इज इक्वल टू मिल जाएगा यक्स माइनस मॉड u। तो v इज इक्वल टू यक्स माइनस मॉड u की वैल्यू है यक्स अपान 1 प्लस यम। देखिए, तो v इज इक्वल टू गुणा हो जाएगा 1 प्लस यम इंटू यक्स माइनस ऑफ यक्स और डिवाइड बाई 1 प्लस यम। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो हो जाएगा यक्स प्लस यम एक्स माइनस यक्स डिवाइड बाई 1 प्लस यम। यक्स का गुणा किया हमने, आप देख पा रहे होंगे यक्स से यक्स कैंसिल हो गया तो v की वैल्यू मिल गई यम एक्स अपान 1 प्लस यम। ये हमने u निकाल लिया और v निकाल लिया। अब यहां चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि u लेंस के बाईं ओर है इसलिए हमने यहां माइनस लगाया और v लेंस के दाईं ओर है इसलिए ये वैल्यू प्लस में होगी। अब इसके बाद हम लेंस सूत्र की सहायता से इसको आगे हल करेंगे। देखें, इधर दिख रहा होगा आपको स्पष्ट, लेंस सूत्र है 1 अपान एफ इक्वल 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। वैल्यू रखते हैं 1 अपान एफ इक्वल 1 अपान वी। ये v की वैल्यू है
जब 1/b होगा तो ये 1 प्लस यम ऊपर हो जाएगा, यम एक्स नीचे हो जाएगा। 1 प्लस यम डिवाइड बाई यम एक्स, और ये माइनस यू की वैल्यू हम पहले ही कहे थे यहाँ माइनस में है, तो वहां एक माइनस सूत्र में है, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए यू की वैल्यू है x अपान 1 प्लस यम, तो 1 अपान यू, 1 प्लस यम ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस यम ऊपर हो गया, और डिवाइड बाई यक्स। देखिए इस भिन्न को हल करेंगे, नीचे आपका हो गया यम एक्स स्क्वायर, और इस x का ऊपर गुणा कर देंगे तो x प्लस यम एक्स, इस एम एक्स का गुणा करेंगे तो हो जाएगा यम एक्स और प्लस यम स्क्वायर एक्स। देख लें एक बार, कैमरे में पूरा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। पूरे में यक्स कॉमन कर लेंगे आप, और ऊपर यक्स कॉमन कर, देखिए इसमें भी यक्स है, कॉमन होके नीचे एक्स स्क्वायर है, कैंसिल होगा। 1 अपान एफ इज इक्वल टू बचेगा कि यम स्क्वायर और प्लस यहां से यक्स कॉमन हो गया, यम प्लस यम 2m और प्लस 1, तो ये यम स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, ये यम प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये है यम प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई यम एक्स। चूंकि ये 1 अपान एफ का मान है तो पलट देंगे, एफ की वैल्यू मिल जाएगी यम इंटू एक्स अपान यम प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमको यही सिद्ध करके लाना था। देखिए ये एक यूनिक प्रश्न था बच्चों, और हम ऐसा अंदेशा प्रकट करते हैं, आपने पिछला पार्ट देखा होगा कि ये जो पेपर कोड 346 जेटी है, ये जिस भी जनपद में पिछले साल रहा होगा 2025 में, दुर्भाग्य से उन बच्चों का शायद ये प्रश्न छूट गया रहा होगा। हम किसी बच्चे के टैलेंट पर नहीं उंगली उठा रहे हैं, लेकिन सच यही है कि लगभग जब यूनिक प्रश्न कोई किसी वर्ष मिल जाता है तो प्रश्न छूट जाता है बच्चों का। तो ये एक अच्छा प्रश्न था, इस तरह के प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए। हल किया हम लोगों ने, अगले पार्ट को देखेंगे। प्रश्न है इनका, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। खा के बाद गा वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, गा वाला प्रश्न। तो देखिए ध्रुवण का अर्थ क्या है, पोलराइजेशन का अर्थ क्या है। आध्रुवित प्रकाश का ध्रुवित प्रकाश में बदलना, आध्रुवित प्रकाश का ध्रुवित प्रकाश में बदलना ही ध्रुवण कहलाता है। आध्रुवित प्रकाश का ध्रुवित प्रकाश में बदलना ही ध्रुवण कहलाता है। अब यहां हम एक चीज जरूर चर्चा कर देंगे कि ये आध्रुवित प्रकाश क्या है। आध्रुवित प्रकाश वो प्रकाश है जिसमें वैद्युत वेक्टर का कंपन सभी संभाव्य दिशाओं में हो रहा हो। प्रकाश में आप जानते हैं वैद्युत गुण और चुंबकीय गुण दोनों होता है, तो वैद्युत वेक्टर का कंपन सभी संभाव्य दिशाओं में हो तो इसको कहते हैं आध्रुवित प्रकाश। और ध्रुवित प्रकाश में क्या होगा कि वैद्युत वेक्टर का कंपन किसी एक दिशा में हो, कुछ इस प्रकार से ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, इसको कहा जाता है लंबवत कंपन। और ये होता है तल के समांतर कंपन। तो आध्रुवित प्रकाश का ध्रुवित प्रकाश में बदलने की घटना को ही प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। आगे इसी प्रश्न में है, परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की किसी विधि का वर्णन कीजिए। देखिए परावर्तन के द्वारा अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने के लिए एक नियम है जिसको हम कहते हैं ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर
का नियम। ब्रूस्टर के नियमानुसार प्रकाश जब एक स्पेसिफिक एंगल पर किसी सतह पर आपतित होता है, एक ऐसी सतह पर जो पारदर्शी सतह हो, सॉरी ये हम पॉलिश कर रहे हैं, पॉलिश नहीं होगा, एक ऐसी सतह जो पारदर्शी सतह हो जिसमें से अपवर्तन भी होना संभव हो, तो ये आपतन बिंदु है, यहां हम अभिलंब बना देंगे। तो कुछ प्रकाश परावर्तित होगा और कुछ प्रकाश अपवर्तित हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसको, ये एक स्पेसिफिक एंगल पर ही ऐसा होगा। इस कोण को हम आईपी कहेंगे, इस कोण का नाम है आईपी। और सन के लिए अगर हम बात करें तो सन है 1811। 1811 में ब्रूस्टर ने बताया कि जब एक निश्चित कोण पर प्रकाश किसी पारदर्शी सतह पर आपतित होता है तो यह समतल ध्रुवित हो जाता है। जब एक निश्चित कोण पर प्रकाश किसी पारदर्शी सतह पर आपतित होता है तो यह समतल ध्रुवित हो जाता है, लेकिन यह पूर्णतः समतल ध्रुवित नहीं होता। जो प्रकाश परावर्तित हो रहा है इसका कंपन आपतन तल के लंबवत होगा। देखिए डाट का मतलब लंबवत। और जो प्रकाश अपवर्तित हो रहा है इसका कंपन आपतन तल के समांतर होगा। ये चित्र बना देंगे आप। सीधा सा नियम है ब्रूस्टर का। 1811 में ब्रूस्टर ने बताया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी सतह पर एक विशेष कोण पर आपतित होता है तो यह समतल ध्रुवित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश का कंपन आपतन तल के लंबवत होता है, यानी डॉटेड, ये लंबवत कंपन, यहां लिख देंगे इसे, लंबवत कंपन। और अपवर्तित प्रकाश का कंपन आपतन तल के समांतर होता है, तल के समांतर कंपन। और उस कोण को, यानी ये आईपी, उस कोण को ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण कहते हैं। ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण कहते हैं। और आईपी के लिए एक सूत्र है, n = tan IP, n = tan IP। और इसका स्टेटमेंट आप इस सूत्र से बना सकते हैं कि ध्रुवण कोण की स्पर्शजा या ब्रूस्टर कोण की स्पर्शजा माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। तो ये एक थ्योरेटिकल प्रश्न था, इसको आप देख लें। वीडियो को रिपीट करके आप जो है इस नियम को सुन भी सकते हैं दोबारा, और आप स्वयं से लिखने का प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा होगा। घा वाला प्रश्न देखिएगा, पांचवें का घा है, पांचवें का घा वाला प्रश्न। इसमें कहा गया है किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसे समांतर लाइनें खींच लेंगे कि ये कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर ई। और संतुलन की स्थिति का मतलब समझिए आप। अगर हम इसी में एक वैद्युत द्विध्रुव रखें तो उसके संतुलित रहने का अर्थ यह है, सबको बेसिक बात पता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाती हैं। तो द्विध्रुव इस प्रकार से रखा जाए कि इसका -q इधर हो, -q इधर हो और +q इधर हो। प्लस वाला इस माइनस की ओर अट्रैक्ट होगा और माइनस वाला इधर की ओर अट्रैक्ट होगा, और ये एकदम बैलेंस बना रहेगा। तो फिर हम संतुलन की अवस्था से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां हमने इधर की ओर रख दिया -q और इधर की ओर बना दिया +q, और ये है उसका मध्य बिंदु O। और द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, तो ये हो गया वेक्टर P का डायरेक्शन और ये हो गया थीटा। कुछ चीजें जो आपको अंडरस्टूड होंगी। द्विध्रुव में -q से +q की कुल दूरी 2l मानते हैं हम लोग, -q से +q की कुल दूरी 2l मानते हैं। और यहाँ का कोण थीटा है। अगर यहाँ कोण थीटा है तो एक अगर काल्पनिक लाइन हम वैद्युत क्षेत्र की यहाँ से भी गुजारें तो ये कोण भी थीटा ही होगा, ये कोण भी थीटा ही होगा। तो देखिए
ये प्लस क्यू इस माइनस वाले की ओर अट्रैक्ट होगा क्यू ई फोर्स से, और ये माइनस क्यू इस प्लस वाले की ओर अट्रैक्ट होगा क्यू ई फोर्स से। तो पूरा थीटा विस्थापन एक बार में तो होगा नहीं, सूक्ष्म सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाते हुए हम इसको थीटा तक लेकर के जाएंगे। जब ये चित्र आप बना लेंगे तो आपको इस डेरिवेशन के बारे में लिखना है। एक बात हम बार बार क्लास में भी कहते हैं कि बोर्ड लेवल के एग्जाम में किसी भी डेरिवेशन को करते समय उसके बीच का सेंटेंस अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप खुद ही अपने नंबर को 60% रख रहे हैं, 40% पहले माइनस कर दे रहे हैं। तो थ्योरी को जरूर लिखें। कुछ इस प्रकार से इसकी थ्योरी लिखेंगे। माना कि कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है जिसके भीतर कोई वैद्युत द्विध्रुव संतुलन की अवस्था में रखा है। इस द्विध्रुव के ऊपर हम एक बाह्य टार्क या बलाघूर्ण लगाकर इसको संतुलन की अवस्था से थीटा कोण हमें घुमाना है। डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, बलाघूर्ण द्वारा डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, सूक्ष्म कोण डी थीटा कोण घुमाने में कृत मतलब किया गया कृत कार्य डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, कार्य का सूत्र बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ बलाघूर्ण लगा रहे हैं तो बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। अब किसी वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के ऊपर लगने वाले बलाघूर्ण का सामान्य सूत्र आपको याद होना चाहिए कि टाउ इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा, ये आपको याद रहना चाहिए। तो टाउ की ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू मिल जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। ये सूक्ष्म कार्य मिल गया। संतुलन की अवस्था से थीटा कोण घुमाना है तो कृत कार्य, संतुलन की अवस्था मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री से थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कुल कार्य W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू थीटा डी डब्ल्यू। वैल्यू रखिए इसका 0 से थीटा, डी डब्ल्यू की वैल्यू पीई साइन थीटा डी थीटा। तो पीई एक कांस्टेंट वैल्यू है और इंटीग्रेशन 0 से थीटा साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन संभवतः आपको याद होगा तो आता है माइनस कास थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कास थीटा और लिमिट है 0 से थीटा। तो लिमिट ट्रांसफर कर देंगे W इज इक्वल टू पीई, ये हो जाएगा माइनस कास थीटा और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस हमने लगाया, ये फंक्शन पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कास लोअर लिमिट 0, कास 0 की वैल्यू 1 हो गई तो W इज इक्वल टू मिल गया पीई इंटू 1 माइनस कास थीटा। ये है द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। एक बार इसको दोबारा से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए। देखिए इसी घा वाले प्रश्न में अथवा करके एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन है और वो नाभिक के चारों ओर, त्रिज्या दी गई है इस पथ की, आर की वैल्यू है 5 गुणे 10⁻⁻11 मीटर की त्रिज्या है और वेग दिया है 2.2 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से घूम रहा है। इसके तुल्य वैद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो I इज इक्वल टू, जनरल सूत्र आपको पता होगा, I इक्वल टू Q डिवाइड बाई T। तो Q की जगह पर इलेक्ट्रॉन है और चूंकि ये वृत्तीय पथ पर चल रहा है तो वृत्तीय पथ पर चली गई कुल दूरी 2 पाई r और उसमें लगा समय उसके आवर्तकाल के बराबर t, ये हो गया इसका वेग v। तो t की जगह पर आप देखिए पक्षांतर करके 2 पाई r डिवाइड बाई v रखा जा सकता है।
तो आई यहाँ हम टी की जगह पर रखेंगे 2πr डिवाइड बाई बी, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आई इज इक्वल टू बन गया क्यू की जगह पर ई और टी की जगह पर 2πr डिवाइड बाई बी। वी ऊपर गया, आई की वैल्यू हो गई ई वी अपान 2πr, बस वैल्यू रख के गुणा भाग कर लेना है। आई इक्वल टू ई का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और वी का मान दिया है 2.2 इंटू 10 की पावर 6 और डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 पाई का मान, और आर का मान दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। बस अब गुणा भाग रह गया है, केवल गुणा भाग करके हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं नीचे। तो जब आप इसका गुणा भाग करके सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी लगभग 1.12 गुणे 10 की पावर माइनस में 3 एम्पियर। इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं 1.12 मिली एम्पियर। चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन लिखा है इन्होंने, किरचॉफ का धारा एवं वोल्टेज संबंधी नियम लिखिए। केवल लिखना है, धारा एवं वोल्टेज संबंधी नियम। तो इस प्रश्न में किरचॉफ के नियमों को पूछा गया है। किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला है धारा नियम, धारा नियम, इसको संधि नियम भी कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं संधि नियम। तो इसमें देखिए, हम अगर एक जंक्शन पॉइंट बना लें, इस पे धारा आ रही है I1 एम्पियर की, जा रही है फिर आ रही है I2 एम्पियर की, और जाने वाली धारा I3 और I4। तो इसको शॉर्टकट में समझने के लिए हम लोग कहते हैं कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यानी I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, समझने के लिए। तो अगर इसको ऐसे लिखा जाए I1 प्लस I2 और माइनस I3 और माइनस I4 तो इक्वल टू 0, बस यही नियम हो गया। सिग्मा I इक्वल टू 0। तो कहा जा सकता है कि किसी धारा संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है, धारा संधि नियम है या धारा का नियम है, और ये आवेश संरक्षण के नियम पर है। दूसरा नियम है जिसको बंद पास का नियम कहते हैं। बंद पास का नियम, बंद पास का नियम कुछ इस तरह से, देखिए R1 R2 ये E1 ये R3 R4 और ये E2। धारा इसमें इस प्रकार से बह रही है I1 एम्पियर की, और इसमें इस प्रकार से बह रही है I2 एम्पियर की, और इसमें धारा हो जाएगी तब आपके R3 में इधर से I1 जाएगी, और यहाँ हम ये मान लेते हैं कि I3 एम्पियर की। बस जो भी होगा सॉल्व करने पे, यहाँ हमें नियम समझना है। तो ये नियम ये कहता है कि ये धारा R1 ओम के प्रतिरोध में गई तो R1 में धारा I1 गुणे प्रतिरोध R1, फिर धारा ऐसे जा रही है तो हमारे दिशा में हम ऐसे लूप बना लें, पहला लूप, तो प्लस I2 इंटू R2। इसमें देखिए हम ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, लेकिन धारा हमने माना हुआ है कि R3 में ऊपर की ओर जा रही है I3, तो माइनस I3 इंटू R3। पहले लूप में हमने एक सेल लगाया, उसका EMF है E1। ये हो गया। अब इसी से ही आप समझ सकते हैं, दूसरे के लिए लिखें या ना लिखें, सिग्मा I इंटू R इज इक्वल टू सिग्मा E। ये किसी धारा लूप में या किसी बंद पास में समस्त प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं तथा उनके प्रतिरोधों का गुणनफल, या ऐसे समस्त परिपथ में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल, चिन्हों के साथ जोड़ेंगे, बीजगणितीय योगफल उस परिपथ में लगाए गए सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
तो एक किरचॉफ के नियम का एक क्वेश्चन था जो 3 नंबर में पूछा गया था, दोनों प्रश्न था। तो बस आप नियमों को लिख देंगे, ऐसे अगर बंद पास वगैरह बना देंगे तो ये पूरा एग्जैक्ट आपको नंबर मिलेगा। तो खंड दा हमने हल किया आज के 2 वीडियो में। अब इसके बाद इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। एक ही वीडियो में पूरा पेपर सॉल्व कराना थोड़ा संभव नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे असंभव है, लेकिन अगर आप कभी सहयोग इसी तरह से करते रहे तो हम भी कुछ ऐसा एक पीपीटी बना के किसी बोर्ड पे पूरा 3 घंटे में सॉल्व करा देंगे। यहाँ 30-30 मिनट का 25 मिनट का वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप उबे ना वीडियो का ड्यूरेशन आपको बहुत लंबा ना लगे। खंड या बाकी है जिसमें 4 प्रश्न करने होते हैं 5-5 नंबर के, हम सभी प्रश्नों को हल कराएंगे। और प्रयास पूरा यह है कि 2025 में पूछे गए सभी सेट को कम से कम तो सॉल्व जरूर करा दें आपके लिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको फिर किसी अगले वीडियो में अन्य किसी प्रश्नों के साथ जो खंड या में 5-5 नंबर के 4 प्रश्न करने होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिए। नमस्कार।